हाय देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज खान। तो इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जावास्क्रिप्ट का मैप फंक्शन। बेसिकली मैप फंक्शन को इसलिए मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हम जो इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें रिएक्ट नेटिव का एक कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैप फंक्शन और उसके जो बेसिक चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये सोचा कि इस वीडियो में हम मैप के साथ साथ वो जो बेसिक ग्राउंड कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और मैप फंक्शन भी हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। और जब हमारा मैप फंक्शन अंडरस्टैंड हो जाएगा तो हम उस कंपोनेंट को भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। बाय द वे, अगर आप उस कंपोनेंट को गेस कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सा कंपोनेंट डिस्कस करूँगा। एनी हो, मैप फंक्शन जो होता है वो बेसिकली इस सिनेरियो में यूज़ किया जाता है जब हमारे ऐप में किसी भी स्क्रीन पर या किसी भी जगह पर एक लिस्ट ऑफ डाटा जो है वो सिमिलर फैशन में दिखाना है, सेम फैशन में दिखाना है। मसलन हमारा लिस्ट ऑफ यूज़र्स है तो यूज़र का नाम होगा, उसकी ईमेल होगी, उसका एक्टिव या इनएक्टिव का स्टेटस होगा। तो इस सिनेरियो में हम जो हैं यूज़र की पूरी बंच ऑफ लिस्ट जो होगी वो ऊपर से नीचे तक हम रेंडर करवाएंगे। तो इसमें अब हम जो है वन बाय वन जो है यूज़र का मतलब हर यूज़र के लिए अलग से तो हम डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते कि पहले टेक्स्ट का कंपोनेंट यूज़ करो उसका नाम दिखाने के लिए, फिर टेक्स्ट का कंपोनेंट यूज़ करो उसकी ईमेल दिखाने के लिए, फिर उसका टेक्स्ट का कंपोनेंट यूज़ करो उसका इनएक्टिव या एक्टिव स्टेटस दिखाने के लिए, और अगर इमेज भी है यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर तो वो भी दिखाने के लिए आप इमेज का एक कंपोनेंट यूज़ कर लो। तो ये अगर हमारे हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स हैं तो हमें हंड्रेड्स ऑफ जो है टाइम्स यही सेम चीज़ बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ऐप की परफॉर्मेंस तो कंप्रोमाइज़ होगी लेकिन जो हमारी कोड की रीडेबिलिटी है वो भी हो जाएगी ख़राब। और इसके साथ साथ हम एज अ प्रोग्रामर जब उसको कोड कर रहे होंगे तो हम भी बोर हो जाएंगे, प्लस अगर उसमें किसी जगह पर कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को डिटेक्ट करना, लॉजिकल एरर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम मैप को यूज़ कर लेते हैं या लूप्स को यूज़ कर लेते हैं। वैसे जावास्क्रिप्ट में मैप लूप की टाइप्स में से एक टाइप है, जैसे फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है, डू वाइल लूप है, वाइल लूप है, इस तरह मैप भी एक है। और जो मैप है ये मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज़ होती है रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट्स में। तो वो ये आप अगर प्रोजेक्ट्स देखें किसी के या आप कोई एग्जांपल देखें तो उसमें भी डिफरेंट जगहों पर यह यूज़ होता है। तो इसलिए जो मैप है इसको मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। और इसको किस सिनेरियो में यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है और कब यूज़ नहीं किया जाता, ये सब कुछ आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम मैप के साथ एक रिएक्ट नेटिव का एक और कंपोनेंट है जो हम आगे जाकर एग्जांपल में देखेंगे, जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो तब उस टाइम पर यूज़ करेंगे। और उस कंपोनेंट के क्या पॉसिबल प्रॉप्स हैं और उनको किस टाइम पर यूज़ करना चाहिए और किस टाइम पर यूज़ नहीं करना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो आज की एग्जांपल है वो क्या है। तो हमारी जो एग्जांपल है इसमें एक डाटा का ऑब्जेक्ट है, एक डाटा की एरे है जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और उन ऑब्जेक्ट में से जो ज़ीरो इंडेक्स का जो ऑब्जेक्ट था वो मैंने एक्सप्लिसिटली दिखाया है ज़ीरो की ज़ीरो इंडेक्स को रेफ़र कर कर। यानी यहाँ मैंने हार्ड कोडेड ज़ीरो इंडेक्स दिया, उसकी इमेज और नेम और ईमेल को एक्सेस किया है। इसके साथ जो इस कार्ड की डिज़ाइनिंग है वो मैं दिखा देता हूँ थोड़ी सी, कि मैंने सिंपल उसको मार्जिन और पैडिंग दी हुई है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, फ्लेक्स डायरेक्शन दी, रो दिया फ्लेक्स डायरेक्शन में, ताकि हमारी इमेज और नेम जो है वो हॉरिजॉन्टली हमें नज़र आ जाए। इसी के साथ जो हमारी जो डिटेल्स हैं यानी नेम और ये जो ईमेल है, इसके जो व्यू लगाया है उसको मैंने थोड़ा मार्जिन देकर लेफ़्ट से थोड़ा इमेज से थोड़ा चिपक रहे थे तो उसको आगे कर दिया। एंड सेम नेम टेक्स्ट के लिए और ईमेल टेक्स्ट के लिए मैंने कलर और फ़ॉन्ट साइज़ को डिफ़ाइन कर दिया। अब जो मैप का जो फंक्शन है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली क्या करता है कि हम ये वन बाय वन इस तरह ज़ीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स को मैन्युअली लिखने के बजाय हम क्या कर दें, इस डेटा के जो ये कॉन्स्ट है या एरे है इसको हम आइटरेट करवाएं और वो हर इंडेक्स को इसी
डिज़ाइन में हमारे लिए स्क्रीन पर प्रिंट आउट कर दे, ताकि हमें जो है बार बार ये नंबर ऑफ़ लाइन्स जो हैं बार बार रिपीट ना करनी पड़े। तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ उस मैप को यूज़ करेंगे और सिर्फ वन टाइम ये जो है ये डिज़ाइन हम मेंशन कर देंगे। वो इसी डिज़ाइन और इसी स्टाइलिंग में हमारे लिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने टाइम वो स्क्रीन पर जो है डाटा को प्रिंट आउट कर देगा। अब जो है मैप जो बेसिकली होता है वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, और ये रिएक्ट नेटिव का नहीं है बल्कि जावास्क्रिप्ट का है। और ये रिएक्ट नेटिव में मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। क्योंकि हमारे पास जो होता है कि जो मैप है ये हमें एक नई एरे रिटर्न करता है, और हम जब अपने यहाँ JSX में हम अगर कोई जावास्क्रिप्ट के कोई फंक्शन या कोई चीज़ लिखें और वो कोई चीज़ रिटर्न ना करे, तो इस जगह पर हमें उसके रिटर्न ना करने की वजह से हमें स्क्रीन पर कोई चेंजेस नज़र नहीं आती। इसीलिए हम फॉर लूप या फॉर ईच लूप का यूज़ नहीं करते, बल्कि मैप का यूज़ करते हैं जब भी हमारी एरे में डाटा आते हैं उनको स्क्रीन पर हमने दिखाना हो। तो मैप को यूज़ करने का रीज़न जो है वो यही है कि ये एरे को रिटर्न करता है, और उस रिटर्न की वजह से जो होता है हमारी स्क्रीन पर और जो भी डिज़ाइनिंग या जो भी कार्ड्स हमने दिखाने होते हैं या जो भी लिस्ट दिखानी होती है वो हमें स्क्रीन पर नज़र आती है। अब जब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम जब भी जावास्क्रिप्ट को इंजेक्ट करते हैं अपने JSX में, यानी इस रिटर्न की स्टेटमेंट में जावास्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, करली ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होगा या जो भी कोड स्निपेट होगी उसको मेंशन कर सकते हैं। तो हमें मैप को यूज़ करने के लिए कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। बाय द वे, मैप यूज़ करने के लिए आपको कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना, सिंपल मैप को लिख देना है। तो मैप लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिस एरे को के ऊपर हम मैप लगाना चाहते हैं उसका नाम फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हम मैप, ये जो फंक्शन आपको ये इंटेलिजेंस भी सजेस्ट कर रहा है, इसको यूज़ करते हैं। और अब इसके अंदर जो है हम एक फंक्शन मेंशन कर देते हैं, एरो फंक्शन। ठीक है, अब उस एरो फंक्शन जो है वो एरो फंक्शन आगे हमें रिटर्न करता है जो भी चीज़ हम इसके इन बिटवीन लिख लेंगे। हम इसके इन बिटवीन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक इसको इनक्लोज करना पड़ेगा। अब ये जो डाटा होगा इसकी जब हर एलिमेंट को ये आइटरेट करेगा, तो वो एलिमेंट जो होगा वो इस जगह पर हमें रिसीव करेंगे हम। तो इस जगह पर हम क्या, इसका सबसे पहले नाम आइटम रख देते हैं, और इसके साथ एक इंडेक्स की भी प्रॉपर्टी होती है। आप आइटम भी जो पहला आर्गुमेंट होगा वो आइटम होगा, यानी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा एरे में या जो भी एरे का इंडेक्स में जो भी हमारा डाटा पड़ा होगा वो होगा। तो इंडेक्स जो होगा वो हमारे ये डिफ़ाइन करेगा कि हमारा कौन सा एरे का जो ऑब्जेक्ट है वो आइटरेट हो रहा है, 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, अप टू जो भी हमारी लेंथ होगी उस तक ये इंडेक्स की वैल्यू जाएगी। तो हमें अब जो मेन कंसर्न है वो हमारा आइटम से है, क्योंकि हमें ये आइटम चाहिए, इसका डाटा हमने अपनी स्क्रीन पे दिखाना है। तो अब जिस जगह पर मैंने डाटा ऑफ 0 लिखा था उस जगह को मैं आइटम के साथ रिप्लेस कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, अब हमारा डायनेमिकली ये पूरी एरे को आइटरेट करेगा, और हमारा हर आइटम में से इमेज, नेम और ईमेल, हमें यही 3 चीज़ें चाहिए, इमेज चाहिए, नेम चाहिए और ईमेल चाहिए। तो ये इन सब को हमारे लिए प्रिंट करेगा। तो अब मैं जैसे ही सेव करूँगा तो आप देखिएगा इसके साथ मज़ीद जितने भी कार्ड्स होंगे वो भी हमारे स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये देखें, इसके साथ ये हमारे सारे आ गए हैं। अब ये एक वार्निंग दिखा रहा है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। अब ये इसका रीज़न ये होता है कि ये जो रिएक्ट नेटिव है ये आपका जो पेरेंट कंपोनेंट होता है, अब हमारा ये कार्ड कंटेनर जो है ये पेरेंट कंपोनेंट है, ये कहता है कि इसको आप एक की वो दे दो, प्रॉपर्टी दे दो, ताकि मैं हर आइटम को जो है, आप हर कार्ड जो है, अब ये हमारे डिफरेंट कार्ड्स आ रहे हैं,
अब इन कार्ड्स को वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकेगा। अब इस कार्ड में से किसी कार्ड के ऊपर हम कोई चेंजेस परफॉर्म करवाना चाहें रन टाइम पर, तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, और जब जो भी चेंजेस होती हैं वो सिर्फ उसी कार्ड को रेंडर करता है, यानी उसी कार्ड की चेंजेस को डिस्प्ले करता है, बाकी को एज इट इज़ रखता है। तो ये जो डोम है रिएक्ट नेटिव का, उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप आइटम जो है उसके जो पेरेंट कंपोनेंट होगा उसको आप एक की प्रॉपर्टी दे दें, और उसमें यूनिक आईडी होनी चाहिए, यानी एक यूनिक नंबर होना चाहिए। तो यूनिक नंबर जो है वो हम इंडेक्स से भी ले सकते हैं। ओके गाइस, तो अब इसकी जो वार्निंग है इसको रिमूव करने के लिए हम दो सॉल्यूशंस कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम अपने इस ऑब्जेक्ट में किसी भी यूनिक चीज़ को एज अ की हम इसके पेरेंट टैग में लगा दें, यानी इस पे ये जो व्यू है इसको एक की का प्रॉप पास करें, और उसके अंदर हम बता दें कि ये जो आइटम डॉट नेम है ये जो है हमारा सबका यूनिक है, तो इसको एज अ की ट्रीट करो। तो ये अगर तो हम डेफिनेट हैं कि हमारा सारे नेम्स जो हैं इस केस में क्योंकि डिफरेंट हैं, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंस के लिए। या तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ईमेल होता है यूजुअली ये सबका हर बंदे का यूनिक होता है, तो इसको भी हम यूनिक की के तौर पर यूज़ कर सकते हैं ईमेल को। इसके साथ हमारा जो इमेज जो है वो सबके लिए सेम, हम क्योंकि लिंक यूज़ कर रहे हैं तो उसको तो हम कर नहीं सकते। लेकिन इसके अलावा अगर हमारा इधर आईडी की प्रॉपर्टी होती तो हम उसको भी यूज़ कर सकते थे की के लिए। इसके अलावा की जो होती है वो यूनिक होती है। जैसे डेटाबेसेस में हमारा जो टेबल होता था उसकी आईडी होती थी, तो उस आईडी के तौर पर उस आईडी जो होती है वो यूजुअली हमारे ऑब्जेक्ट्स में आती होती है, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो यूनिक होती है। इस केस में हमारे पास ईमेल है, लेकिन अगर आपका ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि जिसमें आपके पास यूनिक कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट में भी आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, और यूजुअली नहीं करनी चाहिए। अगर ये हंड्रेड्स ऑफ रैकेट्स होते तो मैं एक एक में जाकर जो है की प्रॉपर्टी या आईडी की प्रॉपर्टी पास नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम जो है पहले तो ये मेक श्योर कर लें कि हमारे किसी भी डाटा में जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं इसमें कोई एक ऐसी चीज़ है जो यूनिकली मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ईमेल है हमारे इस केस में। लेकिन इन केस अगर इनमें से कुछ भी ऐसी चीज़ आपको यूनिकली ना मिले आपके ऑब्जेक्ट्स में है, तो जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि आप इस इंडेक्स को यूज़ कर लें। क्योंकि ये जो इंडेक्स टाइप मैंने आपको बताया था कि ये ज़ीरो, जब एरे के जो ज़ीरो इंडेक्स होगा उसको आइटरेट कर रहा होगा तो इस इंडेक्स में ज़ीरो वैल्यू होगी। जब ये वन इंडेक्स को आइटरेट कर रहा होगा तो इसमें वन वैल्यू होगी। तो ये हमेशा यूनिक होता है। ये ऐसा नहीं होता कि वन इंडेक्स पर ये जोसेफ भी आ रहा है और वन इंडेक्स पर आइंस्टाइन भी आ रहा है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे हर टाइम जो इंडेक्स होता है ये यूनिक ही होता है। तो हम वर्स्ट के सिनेरियो में हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो यूनिकली हम यूज़ कर सकें। अगर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही होता है कि आप इंडेक्स को यूज़ कर लें, क्योंकि ये सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो अब देखिएगा मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा तो हमारी जो की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो मैं इसको एक बार रिफ़्रेश भी कर देता हूँ। तो देखें हमारा ये रनिंग इंट्रोडक्शन जो भी हमारी ऐप का नाम है वो अपने रूट टैग के साथ अभी एग्जीक्यूटेड है। तो इसका मतलब है हमारी की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई है। अब इसके साथ जो जो एक और प्रॉब्लम अब हमारी में है मैप को यूज़ करते हुए, वो ये है कि हमारा ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये स्क्रॉलेबल नहीं है। यानी जो हमारा लास्ट रिकॉर्ड है स्टीव के नाम से जो है वो देखें बिल्कुल स्क्रीन के नीचे ही घुस गया है आधा। तो इस केस में जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हम आज इस मैप के साथ एक और रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट डिस्कस करेंगे जो हमारी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो प्रॉब्लम अभी हमारे पास यही है कि हमारे जो स्क्रीन है वो स्क्रॉलेबल नहीं है, इस वजह से हम अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो सारे नहीं देख पा रहे ठीक से। अब ये 5 हैं, इसकी जगह 10 होते तो हमें पहले 4 नज़र आते, उसके बाद वाले बिल्कुल भी नहीं नज़र आते, क्योंकि वो स्क्रीन से नीचे चले गए हैं। हमारे जो व्यूएबल स्क्रीन है उससे बिल्कुल नीचे चले गए। तो उस केस में जो है हम रिएक्ट नेटिव का एक कंपोनेंट यूज़ करते हैं
कि अपनी स्क्रीन में किसी भी चीज़ को स्क्रॉलिंग की फीचर देने के लिए, स्क्रॉलिंग की फंक्शनैलिटी देने के लिए, तो वो हम जो कंपोनेंट यूज़ करते होते हैं वो है स्क्रॉल व्यू। तो स्क्रॉल व्यू बेसिकली क्या करता है कि हमारे किसी भी चीज़ को स्क्रॉलिंग की फ़ीचर दे देता है। तो अब जो है हमारा ये जो है, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो मैप लग रहा है, इस मैप के अंदर जितने भी रैकेट्स आ रहे हैं वो सब स्क्रॉलेबल हों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली अपना स्क्रॉल व्यू जो है उसको यूज़ करते हैं, और ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता बल्कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है। और इसके इन बिटवीन जिस चीज़ को हमने स्क्रॉलिंग का फीचर देना है वो हमने सारा इसके बीच में रखना होता है, ताकि हमारा जितना भी कंटेंट हम चाहते हैं स्क्रॉलेबल हो वो सारा स्क्रॉल हो जाता है। अब मैं सबसे टॉप पर लगा दूंगा तो वो क्या करेगा, हम जब स्क्रॉल करेंगे तो वो ये जो हमारा टाइटल है इसको भी ऊपर ले जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा टाइटल फिक्स रहे, सिर्फ ये जो कार्ड्स हैं ये स्क्रॉल करें। तो इस केस के लिए हमने सिर्फ जितना सेक्शन हमें रिक्वायर्ड था हमने वही स्क्रॉलिंग के अंदर रख दिया। अब ये जो स्क्रॉलिंग वाली जो भी प्रॉब्लम थी वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। आपको यहाँ एक स्क्रॉल बार नज़र आई होगी, जिसका मतलब ये है कि हमारा स्क्रॉल जो है वो फंक्शनल है। तो ये देखें, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो हमें प्रॉपरली स्क्रॉल दे रहा है। अब सम टाइम ये होता है कि स्क्रॉल जो होता है इसका ये जो स्क्रॉल बार होती है इसको हाइड करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शो वर्टिकल स्क्रॉल इंडिकेटर। तो इसको, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, आप इसको फॉल्स कर देंगे तो ये जो हमें यहाँ बार नज़र आ रही थी वो भी अब नहीं नज़र आएगी। तो हमारी इस तरह जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अब इसके अलावा ये जो स्क्रॉल व्यू है इसका मैं एक और फीचर भी बता देता हूँ कि ये स्क्रॉल जो है ये आपका जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको ये बाय डिफ़ॉल्ट तो वर्टिकल उसमें दिखाता है, वर्टिकल व्यू में दिखाता है, लेकिन हमें सम टाइम ये भी रिक्वायर्ड होता है कि हम इसको हॉरिजॉन्टल मोड में स्क्रॉलिंग दें। तो हम इसको यहाँ हॉरिजॉन्टल की जो प्रॉपर्टी है उसको पास कर सकते हैं, उसको हम ट्रू कर सकते हैं, तो ये हमारा जो वर्टिकल स्क्रॉलिंग होगी वो भी इनेबल हो जाएगी। तो अब ये देखें, मैंने इसको वर्टिकल स्क्रॉलिंग किया तो इसमें जितने भी कार्ड्स थे वो सारे वर्टिकली दिखाने लग गया हमें। तो ये देखें, अब चूँकि मेरा जो स्क्रीन थी वो कार्ड्स की डिज़ाइनिंग उस तरह नहीं थी हॉरिजॉन्टल की, तो इस वजह से वो जो डिज़ाइन है वो भी सारा ख़राब हो गया और हमें ये नज़र भी आ रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल मोड जो है इसको आप एक्टिवेट कर कर अपनी जो भी डिज़ाइन है उसको हॉरिजॉन्टल मोड में भी दिखा सकते हैं, और जो है अपनी चीज़ों को हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल करवा सकते हैं। तो अब जो है ये जो मैप है इसके हम डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं वीडियो को एंड करने से पहले। बेसिकली ये जो मैप है ये ऑप्टिमाइज़ नहीं है, और इसकी परफॉर्मेंस जो है, इसकी परफॉर्मेंस के बहुत ज़्यादा इशू होते हैं, इसको यूज़ नहीं किया जाता उन केसेस में जब हमारे पास रैकेट्स जो हैं वो ज़्यादा हों। अभी तो ये 5 रैकेट्स थे, इसके लिए तो ठीक था, 5 हो 10 हो यानी लिमिटेड हों, थोड़े से हों, तो उन केसेस में जो मैप है वो बहुत ही हैंडी है। उसको आप जो मतलब इसका कोड जो है वो भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल ये हमने एक पर करली ब्रैकेट्स लगाई और उसमें जो भी एरे थी उसको नाम लिखा और मैप लगाकर आगे हमने एक एरो फंक्शन देकर सारा अपना जो भी JSX था वो लिख लिया। ये तो सिंपल है, इसके कोडिंग का इतना इशू नहीं होता, लेकिन इसके परफॉर्मेंस जो है वो उसका बहुत ज़्यादा इशू है। अगर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ रैकेट्स आ जाएं तो उस केस में ये क्या करेगा, ये सारे के सारे रैकेट्स को एक साथ ही प्रिंट कर देगा। अब देखें हमारी स्क्रीन पर फ़िलहाल 5 रैकेट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, ये जो पाँचवा है ये भी आधा नज़र आ रहा है, लेकिन हम 5 मान लेते हैं। तो 5 जो हैं रैकेट्स वो इनिशियल रेंडर पर आने चाहिए थे। अगर इसके साथ हमारे 10-15 रैकेट्स और होते इस जगह पर, मैं अगर इसको एक बार नीचे कॉपी कर लूँ, ये 15 हो गए हैं आप। तो अब ये क्या करेगा, 15 के 15 रैकेट्स को एक साथ ही हमारी स्क्रीन पर हमारी जो मेमोरी होगी उस पर एग्जीक्यूट कर देगा। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ऐप की
परफॉर्मेंस है उस डल हो जाएगी, वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। तो उस केस में हमारे पास जब भी रैकेट्स ज़्यादा आ जाते हैं तो उस केस में मैप्स को यूज़ नहीं किया जाता। इसके साथ साथ मैप को यूज़ करने का जो दूसरा नुकसान है वो ये है कि हमें एक एडिशनल कंपोनेंट का यूज़ करना पड़ा है। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए रिएक्ट नेटिव एक और कंपोनेंट को सजेस्ट करता है हमें कि आप उसको यूज़ करें जब भी हम आपके रैकेट ज़्यादा हों और आप जो है अपनी ऐप की परफॉर्मेंस जो है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते या उसको डल नहीं करना चाहते। तो वो जो कंपोनेंट है, मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि वो कंपोनेंट हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे और उस कंपोनेंट को डिस्कस कर मैं इन दोनों को जो है कंपैरिजन आपको तब करवाऊंगा। लेकिन उस कंपोनेंट को ऑब्वियस सी बात है अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मैप को समझना ज़रूरी था। वो जैसा कि कोट है इंग्लिश का कि यू कैन नॉट अप्रिशिएट द गुड एप्पल इफ़ यू हैवंट टेस्ट द बैड एप्पल। तो आप अच्छे सेब का कभी भी आप तारीफ़ नहीं कर सकते जब तक आप बुरे सेब को पहले टेस्ट ना कर लें या खा ना लें पहले। तो ये दिखाने का पर्पज़ यही था कि आप फ्लैट लिस्ट के जो फीचर्स हैं या जो एडवांटेजेस हैं उनको आप ऑब्ज़र्व या फील नहीं कर सकते जब तक आप मैप को ना देख लें। तो मैप को जो है आपने अंडरस्टैंड कर लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको डिफरेंट डाटा के ऊपर यूज़ करें ताकि डाटा जो है उसकी लेंथ को भी बढ़ा दें ताकि आपको फील हो कि आपकी ऐप जो है वो वाकई ही में जब आप स्क्रॉल करते हैं तो वो स्लो होती है। और यूजुअली यहाँ एक वार्निंग भी आ जाती है जब रैकेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो वार्निंग भी रिएक्ट इसीलिए दे रहा होता है कि बड़ी बड़ी आरे में यूज़ मत करें। तो आपको अगर इस तरह का डाटा रिक्वायर्ड है जिसमें आपको डिफरेंट जो डमी डाटा है वो मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, तो मैं ये एक वेबसाइट है इसको आप सजेस्ट करूँगा आपको, पिक्सम फ़ोटोज़ के नाम से। यहाँ ये देखें पिक्सम फ़ोटोज़, इस लिस्ट वाली कैटेगरी में आपने आ जाना है, स्टार्ट में नहीं बल्कि थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इस जगह पर आप आ जाएंगे। तो आप ये तो एक रैंडम सा है जो 10 के 29 रैकेट्स आपको दिखाता है, बल्कि 30, ये 29 है। तो ये 30 रैकेट्स जो है ये आपको जो है जेसन में दे देता है। आप इसको कॉपी पेस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए हो तो आप ये 100 वाली लिमिट पर भी आकर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको वाकई ही फील होगा कि आपकी ऐप जो है वो कितनी ज़्यादा स्लो हो जाती है मैप को यूज़ करते हुए। और आप अगर चाहें तो इसकी लिमिट को वैसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 200 या 300 करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन 100 इज़ द बेस्ट जस्ट फॉर टेस्टिंग आउट। तो आप जब 100 को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको खुद फील हो जाएगा कि ये कितनी ऐप को स्लो कर देता है। हैविंग सेड दैट गाइज, अगर इस वीडियो के रिलेटेड या इससे पिछली जितनी भी वीडियोस की गई हैं उनमें से किसी भी वीडियो के रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो रिएक्ट नेटिव सीख रहे हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।